सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ एनालिटिकल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 8 हमारा चल रहा है। यूपीएससी मैथमेटिक्स के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये हमारा बीएससी अगर कोई कर रहा है या बीए अगर हम कर रहे हैं, मैथमेटिक्स अगर हमारा सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली उसका ही टॉपिक है। वैसे देखा जाए तो वहाँ से हम यहाँ चीज़ों को एक बार पढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने अभी इससे पहले जितने आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं प्लेन के, क्योंकि प्लेन का ऑलमोस्ट ये कॉन्सेप्ट वाइज लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि अब इसमें सारे के सारे जहाँ तक मेरी नज़रों में कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं और बाकी क्वेश्चंस मैं साथ साथ कराता रह रहा हूँ। कुछ और क्वेश्चंस मिसलिनियस टाइप के जो होंगे वो अगले 1-2 लेक्चर्स में मैं ले लूँगा। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट बात बताऊँ क्या है कि आपने इसके लिए पहले बहुत सर्च किया हो, यूट्यूब में सर्च किया हो, गूगल में सर्च किया हो, कुछ एक फील वाली बात नहीं आ पा रही होगी। करने वाली बात तो आ जाएगी, एग्जाम में करना है या याद करना है ऐसा वाला आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आ पाएगा। उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है लेक्चर, क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एक बार समझते हैं जरा सिचुएशन क्या है। प्रोजेक्शन ऑन अ प्लेन। देखो, प्रोजेक्शन ऑन अ प्लेन से पहले प्रोजेक्शन ऑन अ लाइन टाइप का आपने कभी पढ़ा होगा। कभी आपने बचपन में इस तरह की सिचुएशंस पढ़ी होंगी कि यार एक वेक्टर ए टाइप का है, एक दूसरा वेक्टर बी टाइप का है। बोलते थे कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। यानी कि लाइन क्या है, एक तरह का वन डायमेंशनल फिगर है, और ये भी तो वन डायमेंशन का वन डायमेंशन पर ये बोल लेते एक तरह से प्रोजेक्शन क्या होगा। आज बोल रहे हैं प्रोजेक्शन ऑन अ प्लेन क्या होगा, प्लेन का ही प्लेन पर प्रोजेक्शन क्या होगा। बेसिकली ये है क्वेश्चन। तो 2D का 2D पर प्रोजेक्शन। उससे पहले इसको एक बार देख लेते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब होता यह है कि आपका ये जो ए वेक्टर है, अगर मैं इसको नीचे गिरा दूं या मैं इसकी शेडो देखने की कोशिश करूं कि क्या कास्ट हो रही होगी वेक्टर बी पर, तो क्या आपको लगता है कि वो यहां से लेके यहां तक का जो पॉइंट होगा इन दोनों को जोड़ने से बना हुआ वेक्टर होगा? क्योंकि प्रोजेक्शन का मतलब है कि ये जो वेक्टर है यानी कि जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है ये, क्योंकि ए वेक्टर क्या है, दिस इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट। उन कलेक्शन ऑफ पॉइंट का इस पर कहां कहां प्रोजेक्शन पड़ेगा। बेहतर रहेगा कि हम लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को कनेक्ट कर लें, सारे पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे। यानी ये जो डिस्टेंस है यही प्रोजेक्शन है ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर। क्या ये निकालना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मुश्किल है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है तो इनडायरेक्टली हमें उनके बीच का एंगल दिया है। इनडायरेक्टली हमें उनके बीच का एंगल दिया है। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ए वेक्टर हमें पता है, बी वेक्टर हमें पता है, डॉट निकाल लेंगे, उनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो थीटा पता है इनडायरेक्टली। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए लिख लूँ यहाँ पर थीटा को, तो क्या आप नहीं बता सकते कि आपने कभी पढ़ा होगा बचपन में इस तरह की चीजें कि यार फोर्स है, उसका रेजोल्यूशन कैसे लेते हैं, कंपोनेंट कैसे लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये फोर्स वेक्टर है, एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में, और ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है और मान लेते हैं कि वाई एक्सिस, तो हम निकालते हैं। या फिर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कभी पढ़ा होता है तो वेलोसिटी के कंपोनेंट हम निकालते हैं, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो कैसे निकाला जाता है? बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा होगा तो थोड़ी देर के लिए इसे एक्स टाइप का सपोज कर लो, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, कॉस थीटा। तो उस हिसाब से एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ कॉस थीटा। सिमिलरली अगर ये वाई हो गया तो उस हिसाब से वाई अपॉन एफ इज इक्वल टू साइन थीटा होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ साइन थीटा। तो आपको ये फंडा समझ में आ रहा होगा कि यार इस चीज को हमने एफ साइन थीटा कह सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को, और जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, कॉस्ट कंपोनेंट। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, फिर आपको समराइज कर देता हूं मैं बोलना क्या चाह रहा था। देखो, ये हो गया। तो यहां से यहां को हम एफ कॉस थीटा कह सकते हैं। इसमें कई बार मैंने मिस्टेक करते हुए स्टूडेंट्स को देखा है, और मैंने कई बार देखा है यहाँ पर कि स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पे एफ वेक्टर लिखते हैं, दैट इज ब्लंडर। क्यों ब्लंडर? क्योंकि यार आप खुद सोचो कि अगर एफ वेक्टर यहां पर है तो कॉस थीटा या साइन थीटा आर जस्ट अ नंबर विच आर लाइंग इन बिटवीन -1 to +1, यानी कोई भी नंबर है जो माइनस नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो जब हम उसको कॉस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, या तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा या तो इस डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव होगा तो। अब यहां थोड़ी ना आ जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ। तो जब आप वेक्टर लिखते हो तो गलती हो जाती है, ध्यान रखना। बहुत बड़ी गलती करते हैं हम बिना सोचे समझे इस चीज की, इसलिए ध्यान रखना वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है। तो फिर क्या वो जो ऊपर दे रखा वो वेक्टर है? हाँ जी वो वेक्टर है, लेकिन फिर आप कर क्या रहे? तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पर, क्योंकि वेक्टर दो चीजों से मिलकर बना हुआ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसलिए हमने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिया अभी। और मैग्नीट्यूड पर डिस्कशन करने के लिए उसके कंपोनेंट्स बनाए, और जब हमने उसके कंपोनेंट्स बनाए तो हमारे पास ये चीज आई। इससे मैं एक हल्का सा काम कर सकता हूं। देखो, इस चीज को ना अगर वेक्टर बनाना ही है तो आप क्या लिख सकते हो, आई कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब ये जो चीज बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एफ एक्स, इस तरीके से। यानी कि जो एफ वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट हो गया। ये अगर मैं इसको जे कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप समझ जाओगे ये बन जाएगा एफ वाई वेक्टर। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हम ट्रायंगल लॉ से ऐसा कुछ कह सकते हैं। अगर मैं मान के चल लूं कि आप चीजों को अच्छे से समझते हुए आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हाँ बात तो सही बोली यार बोलने वाले ने, क्योंकि ट्रायंगल लॉ कहता है कि इस वेक्टर का प्लस उस वेक्टर का सम इक्वल होगा तीसरे साइड के। लेकिन आप क्या इस बात से एग्री करते? अगर इस बात से एग्री करते हो तब तो मैं मान जाऊंगा यार गजब हो गया। अगर आप मानते हो कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं तो मैं मानूंगा आपको वेक्टर की समझ है।
अगर आप मानते हो कि दोनों चीजें अलग है। अगर आप ये सवाल खड़ा नहीं करते हो कि यार हमने इस तरफ स्क्वायर किया इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहां तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कहां गायब हो गया, भैया वो ऊपर वेक्टर है नीचे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। हाँ, और ये ऐसा लिखने के पीछे कारण क्या रहा होगा, कोई मेरे से पूछे कि आपने ऐसा लिख कैसे दिया आखिर, चलो मान लेते हैं मैग्नीट्यूड भी, लेकिन लिखा कैसे, अरे मैंने बहुत इजी तरीके से लिखा क्योंकि मैं पाइथागोरस जानता हूं बचपन से। मुझे पता है कि ये जो नीचे वाली साइड है जैसे बेस कह रहे हैं, बेस की वैल्यू है एफ कॉस थीटा, बेस का स्क्वायर कर दिया। मैंने परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया क्योंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हैं, उनका स्क्वायर कर दिया। आप मुझे खुद बताएं एफ स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो ये नहीं निकलेगा। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि ये मैंने कैसे लिखा होगा, बहुत इजी है, मैंने सिर्फ पाइथागोरस का इस्तेमाल किया और कुछ नहीं। ये एक बेसिक समझ में आपको देना चाह रहा था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि किसी वेक्टर के कॉम्पोनेंट, तो आप क्या नहीं समझ सकते कि ये कॉस थीटा होगा, ए वेक्टर कॉस थीटा तो नहीं बोलोगे गलती से, नहीं। तो ए कॉस थीटा इसका प्रोजेक्शन हो गया, बिल्कुल सही बात है, इसका प्रोजेक्शन कितना होता है ए कॉस थीटा। लेकिन आप खुद सोचो, आपको कोई बोल रहा है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर क्या होगा, है ना। आपको कोई बोल रहा है आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है गुलाब जामुन, आप कह रहे समोसा, मजा नहीं आएगा ना यार, कि माना समोसा भी हलवाई की दुकान में मिल जाएगा, लेकिन बात जिन दो में चल रही है उन्हीं दोनों में बात कर लो ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है तो बेहतर रहेगा कि आपका आंसर ए और बी में आए, ये थीटा को ना ले आए आप, जबकि मिलता थीटा भी उसी दुकान में, यानी थीटा भी निकल जाएगा वहां से ए और बी की मदद से। तो क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि यार कॉस थीटा को जस्ट रिप्लेस कर दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए बी, और फिर उसके बाद इससे इसको काट लो, तो मैं कह सकता हूँ कि यार ए इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, बी कैप हो गया डॉट के साथ। हाँ आप सही है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करेगा स्केलर नंबर आएगा, वो नंबर यही है, आंसर अभी भी वही है, लेकिन बोलने का तरीका बदल गया। अब हमने कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ जो गिवन टर्म्स थे उनकी टर्म्स में बोल दिया, ए और बी की टर्म्स में बोल दिया, तो ऐसे प्रोजेक्शन निकलता है। इसी बहाने मैंने इस टॉपिक के बहाने ये टॉपिक को कवर कर दिया, क्योंकि जनरली हो नहीं पाएगा यहाँ पर ही कवर, और इंपॉर्टेंट टॉपिक था पहले का, वैसे आपका रिवीजन हो गया होगा, तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब हम एंटर कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ की तरफ। आपको मुझे लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि सारी की सारी स्टोरी आपको समझ में आ चुकी है, कोई डॉट कनेक्ट होने के लिए रहा तो नहीं है, सारे कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, आपको प्रोजेक्शन समझ में आ गया, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा किसे याद कैसे करना है, जिस पर प्रोजेक्शन होता है उसका डॉट लेते हैं, ये मैं बताऊँगा नहीं कि अगर ये बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन होता तो बी वेक्टर डॉट ए कैप होता, क्योंकि ए पर है प्रोजेक्शन, मैं बोलूँगा नहीं इस बात को आपसे, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आई गेस आपको इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमसे क्या सिचुएशंस चल रही हैं, उनको अगर आपने समझ लिया ना, मजा आ जाएगा। असली 3D का मजा यही है कि जब आपने विजुअलाइज किया चीज़ों को। जब किताब वालों की लिमिटेशन होती है लिखने की, वो हद से ज़्यादा नहीं बोल सकते, हद है उनकी अपनी, क्योंकि वो 2D में समझा रहे हैं आपको 3D को। अब हम समझेंगे हम भी 2D में, लेकिन हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन का मीडियम है, मैं बोलने वाली चीज़ हूँ, मैं किताब नहीं हूँ। अब इधर देखो क्या होगा। अब जैसे ना मान लेते हैं कि ये कोई एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। अब आपको फील आना चाहिए कि प्लेन स्पेस में, हवा में, जैसे किताब को आपने ऐसे हवा में टांग दिया, ऐसे करके समझ लो, वो उस तरह का प्लेन है। अब कोई मेरे से कह रहा कि यार ये जो प्लेन है, अब आप मुझे बताओ कि एरिया, क्योंकि प्लेन फिगर है तो प्लेन फिगर का मेन चीज़ क्या है, उसका एरिया, एरिया ना। तो मैं इसका एरिया निकालने पर अगर इंटरेस्टेड हूँ तो आपको ना अब मजा आना चाहिए धीरे धीरे। मान लेते हैं कि इसका एरिया ए है, तो एरिया को हम एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, एरिया वेक्टर हम बोलते हैं उसे। और एरिया की खास बात होती है कि उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होता है, जिसका भी आप एरिया निकाल रहे होते हो उसके परपेंडिकुलर जब आप एक ड्रॉ करते हो वेक्टर, तो वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड इसका एरिया होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका एरिया होगा, इसकी डायरेक्शन यानी इस प्लेन की नॉर्मल होगी। अगर आप मेरी बातचीत पता नहीं समझ पा रहे यार, पता नहीं यार आप समझ पा भी नहीं पा रहे, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या कहना चाहता हूँ। ये देखो, ये अगर ए एरिया है, इसका एरिया ए है, तो उस समय अगर मैं कह रहा हूं कि यार यहां से लेके यहां तक एक इसका नॉर्मल वेक्टर, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, यानी मैं कहूंगा कि ये एरिया वेक्टर है बेसिकली। दिस इज व्हाट नथिंग बट एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर दो चीजों से मिलकर बना हुआ, एरिया और एक उसका नॉर्मल कैप के डायरेक्शन में, यानी कुल मिलाकर ना ये जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, दिस इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, वो जानबूझ के थोड़ा तिरछा बना रखा, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये जो येलो दिख रहा है, तो इसमें ये जो एरिया वेक्टर है, इसका अगर मैं जैसे ही मैग्नीट्यूड निकालूंगा मुझे एरिया मिल जाएगा कितना है। और ये तो ऑलरेडी एन कैप ही है, एन कैप मतलब कि इस प्लेन का यूनिट वेक्टर, गॉट इट, इस प्लेन का नॉर्मल यूनिट वेक्टर। बहुत ईजी, बहुत ईजी, मतलब ही नहीं होता कि इसमें कंफ्यूजन हो आपको, ठीक है ना। हाँ ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर हो रहा तो फिर कोई फायदा नहीं लेक्चर लेने का। समझ में आ गई इतनी बात। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक बात देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि इसके प्रोजेक्शन, इस प्लेन के प्रोजेक्शन देखूंगा। जैसे हमने वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन देखा, यानी लाइन का लाइन पर, यानी 1D का 1D पर हमने प्रोजेक्शन देखा, वैसे ही हम यहाँ पे प्लेन का प्लेन पर 2D का 2D पर प्रोजेक्शन देखने वाले हैं।
समझ रहे हो मेरी बात को? अब प्रोजेक्शन का जब भी कोई प्रोजेक्शन बोले एक ही मतलब है, क्या है मतलब इसका? छाया, शेडो। यानी कि अगर बोलूं आपसे कि वो एक्स वाई प्लेन पे अगर मैं ऊपर से एक लाइट मारूं, ऊपर से किसकी लाइट मारूं यहां से, तो आपको नहीं लगता कि कुछ इस तरह का एक फिगर मुझे दिखने को मिलेगा, नीचे छाया बनेगी उसकी एक? आपको नहीं लगता कि एक छाया बनेगी? बस। तो क्या ये छाया सिर्फ एक ही प्लेन पे बनेगी, बाकी प्लेनों से कोई दुश्मनी चल रही है इसकी? नहीं, सब प्लेनों पे बनेगी। अब वो मतलब मैं छाया तो मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं ना, टॉर्च मारो वाली बात। तो सब जगह अगर हम सारे प्लेनों पर प्रोजेक्शन लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस प्लेन पर प्रोजेक्शन लेना चाहता हूं तो बिल्कुल मैं इस प्लेन पर भी इसका प्रोजेक्शन कुछ ना कुछ बनेगा। इवन ये जो ZX प्लेन है पीछे, इस पर भी इसका कुछ प्रोजेक्शन बनेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हमारे इजी होने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए मैं अक्सर इस नीचे वाले प्लेन को लूंगा, क्योंकि दिखने में अच्छा विजुअलाइज वगैरह अच्छे से हो जा रहा है। पड़ेगा प्रोजेक्शन 3 प्लेन पर, क्योंकि 3 प्लेन है, XY YZ ZX। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, ठीक है। ये मैंने रफ कर रहा है, मैंने आपके आगे के इजी वे में मैंने चीज़ें बना रखी हैं ताकि टाइम वगैरह ना लगे और चीज़ें एग्जैक्टली बने, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगा कर उनको बना रखा है। बस अब अभी फंडे समझो, आर्ट में अच्छी बना रखी है मैंने आगे पे ठीक ठाक सी। ठीक है, अब कुछ मोटी मोटी बातें कर लेते हैं ताकि आगे डायरेक्ट अगले 1 मिनट के अंदर हमें बातें समझ में आ जाए। इधर देखो, अब होता क्या है, क्या आपको अगर मैं एक बात कहूँ ना कि ये जो है इस एरिया का नाम क्या दूं यार? अब मैं इसको एरिया ए ही कहूँ तो गलत होगा ना यार, खुद सोचो, गलत नहीं होना चाहिए? आप बोले नहीं होना चाहिए, मैं बताता हूँ होना चाहिए। पूछो क्यों? देखो, एरिया, अभी हम सिर्फ एरिया में बात नहीं कर रहे, हम बेसिकली एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इस एरिया वेक्टर में ये जो दिख रहा है इसका नॉर्मल तो दिख रहा है आपको, वो है कुछ तिरछा टाइप का, कुछ जो भी है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन अगर हम XY प्लेन के रिस्पेक्ट में देखें तो कुछ तिरछा टाइप का है। देखो, जब वो नीचे प्लेन गिरेगा तो एरिया में तो चलो एक बारी के लिए मान लेते हैं नहीं आएगा फर्क उसकी मैग्नीट्यूड में, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उसके डायरेक्शन में फर्क आ चुका है? पूछो क्यों? क्योंकि इस XY प्लेन के परपेंडिकुलर कितनों को लग रहा कि ये Z एक्सिस XY प्लेन के परपेंडिकुलर है, कितनों को लग रहा कि एरिया की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, और डायरेक्शन बदल देने से यहाँ वेक्टर बदल जाते हैं यार, चाहे मैग्नीट्यूड सेम क्यों ना रहे। मेरी बात समझ में आ रही? कुछ आ रही है आपके? 100% आ रही है। मैं कुल मिलाकर मात्र इतना कहना चाहता हूँ कि जो एरिया वेक्टर ऊपर है वो नीचे नहीं है, इतना ही कहना चाहता हूँ। कल को आप ऐसा ना कर दो सेम है करके, नहीं है। इसीलिए कुछ तो नाम देंगे इसे, ए दे रहे, लेकिन मैंने इसे AZ कहा। आप बोलोगे आइला ये Z क्यों कह रहे? यार देखो, Z इसलिए कहा, AX कहता तो Y नाराज हो जाता, Y कहता तो X नाराज हो जाता, मैंने Z कह दिया। और इसके पीछे फंडा भी है एक, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। खुद सोचो कि इस तरह से इस वाले एरिया का जो ये प्रोजेक्शन आया, नया प्रोजेक्शन, इसका इस YZ प्लेन में प्रोजेक्शन, अगर मैं इसको AX कह दूं आपको नाराजगी तो नहीं है? AX का मतलब समझ रहे हो, Y भी नाराज नहीं हो रहा, Z भी नाराज नहीं हो रहा, क्योंकि इन तीनों का है। ये बोलने का तरीका है मेरा, ये नाराजगी नहीं चल रही यहाँ पर कुछ, वो तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे। ऐसे ही अगर मैं ZX प्लेन पर अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूँ तो क्या आप मानोगे थोड़ी देर के लिए कि वो AY टाइप का हो जाएगा, वो प्रोजेक्शन AY टाइप का, क्योंकि वो ZX में। अब इसको समझेंगे हम कि ये क्यों है। फिलहाल मैंने हल्के फुल्के नाम रख दिए। मैं बोलूंगा AX तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑन YZ प्लेन, दिस इज AX। प्रोजेक्शन ऑफ ZX प्लेन इज AY। याद रखना आसान है मेरे ख्याल से, लेकिन याद पे नहीं खेल ले हम तो कुछ और खेल ले। इधर देखो, ये देखो, कहानी खत्म, कुछ करना ही नहीं। अब कुछ करना ही नहीं है, ये पूरी की पूरी कहानी ही फिनिश कर दी मैंने 2 फिगर आपके लिए जानबूझ के बनाया, तीसरा आप खुद बनाओगे ताकि आपके लिए इजी रहे। इधर देखो, सबसे पहले, ओहो ये कर्सर बेचारा यहाँ इतनी ड्राइंग कर दी ना कि ये बेचारा वो हो गया। देखो मैंने हटा दिया, फिर भी वहाँ पे रेड है। एक सेकेंड ना प्लीज़, ये सही चल रहा है, 1 मिनट मुझे देखने देना है। इसको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, इसको मुझे बदलना पड़ेगा। इसको ले लेता हूँ, होपफुली आपको दिख रहा होगा कुछ। ठीक है, इसका कलर बदलने का ऑप्शन होता है क्या? हाँ यस, रेड हो गया। ठीक है, अब इधर देखो प्लीज, ये व्हाइट कलर का जो है आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये प्लेन है जिस पे हमें चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम एरिया है, जिसको मैं एरिया वेक्टर बोल रहे हैं। तो ए वेक्टर यानी एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मतलब ये जो भी प्लेन है, इस प्लेन के सीधा जो नॉर्मल जा रहा होगा, नॉर्मल मतलब जो परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन पर आप चर्चा कर रहे हो। अब ये मत सोचना कि ये जेड इसके परपेंडिकुलर है, वो नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो होगा परपेंडिकुलर। मैंने कहा ये है परपेंडिकुलर तो यही होगा, क्योंकि 3D में ऑब्जर्वर जो बोलता है या जो बोलने वाला बोलता है वही होगा। तो मैं कह रहा हूं कि कुछ इस तरीके से है, कुछ इन जनरल केस हम ले रहे हैं कि ये इस तरीके से है कि इसका नॉर्मल वेक्टर यूं जा रहा, यूं मतलब जहां वो प्लेन के परपेंडिकुलर रहा, दिखाने के लिए ऐसा, ताकि थोड़ा केस जनरल हो जाए। ठीक है, अब मैंने यहां पर बनाना स्टार्ट किया। मैंने कहा ये एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि नीचे मैंने हिसाब किताब लगा रखा, वाई एक्सिस होगी, जेड एक्सिस होगी। गॉट इट। एन वेक्टर क्या है? कुछ और नहीं, एरिया वेक्टर है। जो इसका नॉर्मल है वो कुछ और नहीं, एरिया वेक्टर है।
और एरिया वेक्टर, बस हो गया। अब अगर कोई नॉर्मल है तो आपको मानना नहीं पड़ेगा कि उसके कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होते होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसके एलिमेंट होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह कुछ ना कुछ होंगे उस नॉर्मल वेक्टर के। अगर मैं थोड़ा सा आपको और ज्यादा अच्छा फील करवाने के लिए इसको मैं एन, यार ये बड़ी दिक्कत है यार इसके साथ, देखो इरेजर ही काम नहीं कर रहा। आप चाहो तो इसको एन वेक्टर ना कह के स्मॉल एन वेक्टर कह दो। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भैया अगर वो नॉर्मल वेक्टर है तो कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड के साथ एंगल बना रहा है, दिख रहा है अपने को कि ये x के साथ कुछ एक एंगल ये बना रहा है, y के साथ कुछ एक एंगल ये बना रहा है, z के साथ कुछ एक एंगल ये बना रहा है, दिख रहा है अपने को, बिल्कुल दिख रहा है। उनको जैसा हम हर समय कहते हैं वैसा कह लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। हाँ, तो अल्फा बीटा गामा, ये लिख नहीं रहा ज्यादा क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मुझे करना क्या है। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस इस नॉर्मल वेक्टर को मैं एक्सटेंड करता हुआ नीचे ले आया, गिरा दिया उस प्लेन पे जहां पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, जहां पे मैं इसका प्रोजेक्शन लेना चाह रहा हूं। मैंने इस नॉर्मल वेक्टर को गिरा दिया उस एक्स वाई प्लेन पे, क्योंकि मैं इस एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन देखना चाह रहा हूं एक्स वाई प्लेन पे। पूरी कहानी एक साथ कनेक्ट कर दूंगा, चिंता मत करो, एक एक पॉइंट समझो अभी। तो ये नॉर्मल वेक्टर जब नीचे आया तो यहां कहीं तक पहुंचा हुआ, ये दिख रहा है आपको। अब क्या होगा, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज नथिंग बट लाइन अलोंग टू द प्लेन। हमारा जो वो एजेड प्लेन है, क्यों एजेड समझ में आता है, उस एजेड प्लेन के अलोंग लाइन है, यानी कि उसको प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, इस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, क्या आप नहीं मानते कि वो जेड एक्सिस होनी चाहिए या के कैप होना चाहिए? जेड एक्सिस होनी चाहिए नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि जो ये प्लेन है मेरा नीचे, जो मेरा एरिया है जिसको मैं एजेड कह रहा हूं, इसका नॉर्मल बेसिकली जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है। मुझे असल में क्या निकालना है, मुझे ए जेड वेक्टर कितना होगा निकालना है। जैसे मुझे ए वेक्टर दे रखा ना, मुझे ए जेड वेक्टर निकालना है। अगर मैं इसे थोड़ा सा जनरलाइज वे में कहूँ तो मुझे असल में क्या निकालना है, ए जेड वेक्टर, मुझे ए जेड वेक्टर निकालना है। लेकिन ए जेड वेक्टर होगा कहाँ, जिस भी प्लेन पे चर्चा कर रहे हो उसके ठीक परपेंडिकुलर जो होता होगा वही होता होगा ए जेड वेक्टर। अब आप मुझे बताओ ए जेड वेक्टर के ठीक परपेंडिकुलर क्या है, ये जेड एक्सिस, ये अब ये थोड़े ना है ए जेड वेक्टर एग्जैक्टली, ये तो मैं बता रहा हूँ कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, वो तो ऊपर से नीचे तक कितनी भी हो सकती है। सिंपल सी बात खत्म कर रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में एंगल गामा होना चाहिए? क्यों होना चाहिए गामा? अरे भैया ये वही एन है, ये वही जेड है, तो एंगल गामा होगा, बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताओ, क्या आपको इसका नाम पता है? खत्म केस, इसका नाम तो पता है ना, मैं एरिया वेक्टर है, ए है इसका नाम। और अभी पीछे इतनी कहानी मैंने पढ़ाई, आपको काहे को पढ़ाई मैंने आपको इतनी कहानी, कि जब भी आपको उसका थीटा जिस तरफ होता है उसका वो कंपोनेंट कॉस हो जाता है। सिंपल सी बात, जिस भी तरफ थीटा होगा वो कंपोनेंट कॉस हो जाता है, ये तुमने बचपन से पढ़ा। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि इस तरफ इस बार थीटा इसका गामा है, तो ये जो वेक्टर है, ये जो मैंने वाइट कर दिया, इसका इस तरफ जो कंपोनेंट में लूंगा वो कितना होगा, ए कॉस गामा। ओ गॉड, खतरनाक हो यार, मैं तो ए कॉस गामा हो गया, बस किम खत्म। क्योंकि ये जो आपको मिला प्रोजेक्शन लेके, वही तो असल मायनों में बता रहा है कि ये जो व्हाइट कलर का नीचे वाला जो प्लेन है, इसका ये नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही इस नीचे वाले का एरिया है। खत्म, खल्लास, कहानी सिर्फ यही है, ए कॉस गामा। कॉस गामा को मैं एन इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आप देख रहे होगे, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर जो है, यानी जो एरिया वेक्टर है, उसी का तो एलिमेंट में से निकला है वो, इसीलिए एन कह दिया। डायरेक्शन कोसाइन है ना वो। एक बार प्रैक्टिस कर लो यहाँ पर, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लो एक बार यहाँ पर प्लीज। आप देखो यार, अपना बना के सीखना चीज को, मेरी बातों का एज अ हिंट लो। मैंने भी खुद ऑब्जर्व किया, किताबों से कुछ समझ नहीं आता, मैंने बहुत घंटे लगाई चीजों को समझने में, ऐसा नहीं कि एकदम से आ गया। तो आप भी मेरी बातों में से अब घंटे निकाल के लगाओ। अब इधर देख लो, बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेम प्लेन है, लेकिन इस बार हमने क्या कर दिया, एक्सिस को बदल दिया, वाई और जेड रख दिया, क्योंकि एक्स वाई पे प्रोजेक्शन देखना है, वाई जेड पे देखना है, जेड एक्स पे देखना है। अब यहाँ करके करूंगा तो मुझे मैं अच्छा नहीं फील करता, मुझे इसी एक्सिस पे फील अच्छा आता है, इसलिए मैंने चीज़ों को बदल दिया, वाई और जेड रख दिया। समझ में आ रहा है? फिर से वही कहानी की एन वेक्टर है, इस पे एक नॉर्मल वेक्टर होगा। बेसिकली नॉर्मल वेक्टर यानी कि ये जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर, जिसमें एरिया भी है और डायरेक्शन भी इंक्लूड है। इसको मैं नीचे इंक्लूड लाते हुए एक्सटेंड करते हुए, नीचे पे वाई जेड प्लेन है जिसका मुझे निकालना है हिसाब किताब। बस वाई जेड प्लेन पे परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉप करूंगा, दैट इज ऑब्वियसली एक्स एक्सिस। लेकिन ये एक्स थोड़े ना आंसर होगा अपना, वो तो मुझे पता चल गया कि इस डायरेक्शन में है मेरा एरिया वेक्टर, लेकिन है कितना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये नॉर्मल वेक्टर आ रहा था, ये जो नॉर्मल वेक्टर आ रहा है जिसको बेसिकली एरिया वेक्टर कह रहे हैं, पता कर लो कि एरिया वेक्टर का कितना कंपोनेंट जा रहा है वहां पे। जो मेन एरिया वेक्टर है वो कितना कंपोनेंट दे रहा है, अरे भैया ए कॉस अल्फा कंपोनेंट दे रहा है, तो ए कॉस अल्फा आंसर हो गया।
ए कॉस अल्फा आंसर हो गया, ए कॉस अल्फा आंसर हो गया। यानी ए कॉस अल्फा आप जानते हो क्या, ये अभी इस एरिया का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन मत क्या देना। डायरेक्शन कहना होगा तो पीछे पे आई कैप लगा देना। मैं इसे वेक्टर नहीं कह रहा, वेक्टर कह के गलती मत कर देना कहीं। समझ में आ गया आपको, शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गया, पता नहीं, मेरे ख्याल कभी कभी गलत भी होते हैं। समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना। ये मैं ऐसे वैसे नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आया कि नहीं आया इसलिए बताना। तो अगर आप समझ पा रहे होंगे ना, तो देखो याद करने के लिए आसान है, लिखने के लिए बहुत आसान है, ये बातें 2 मिनट में हो जाने वाली है। अब जो मैं करता हूँ, देखो अब क्या लिख रहा हूँ मैं, ए एक्स है, मुझे समझ में आया ए एक्स का मतलब होगा, एक्स का मतलब मुझे क्लियरिटी है, दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जो मेरा मेन एरिया वेक्टर है, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑन वाई जेड प्लेन, क्लियरिटी है मुझे ऑन वाई जेड प्लेन। और वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस होती है तो कॉस अल्फा। कितनी क्लियरिटी है, मुझे हो रही है, आपको भी हो रही है। अब लिखने में तो आसान है चीजें यार, एक्स का रिलेशन अल्फा से होता है, लिखने वाला आराम से लिख देगा, लेकिन हमने जितनी समझ वो अभी पैदा की है ना, वो दिखेगी नहीं, वो यहां है ए वाई। ए वाई का मतलब क्या होगा, ए वाई का मतलब है कि यार प्रोजेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑन जेड एक्स प्लेन, मुझे ऐसे समझना है, प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्स प्लेन। और जेड एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर जो था वो कौन है, वो तो वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस यानी जे कैप, यानी कि ए कॉस बीटा। यार समझने की हो रही है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखे जा रहे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ नहीं समझ में आया होगा आपको, नहीं आना चाहिए पहली बारी में, आप खुद इस पर ट्राई करो और मेरी बातों को हिंट लो। ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा, जब मैंने लिखा तो यहाँ प्लीज समझ लो क्यों लिखा। तीसरा आपके लिए जानबूझ के छोड़ा है ताकि उस पर सेम प्रैक्टिस आप करो। अच्छा, क्या मैं एक काम करूं, तीनों को, ये तीनों मैग्नीट्यूड्स हैं, तीनों प्रोजेक्शंस जो थे, प्रोजेक्शंस के मैग्नीट्यूड, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, अगर मैं तीनों को कर दूं तो क्या मुझे ए स्क्वायर तीनों से कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। 1 होगा नहीं होगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा सच में वही है जो होते हैं, ये सच में डायरेक्शन कोसाइंस के साथ कोसाइन वाली चीजें ही हैं, जो गिवन एरिया वेक्टर उसके नॉर्मल वेक्टर के। तो बस आप समझ गए, और ये रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रूव करने के लिए आएगा आपके एग्जामिनेशन में, जानते हो आप। और ये वही सही करेगा जिसको समझ होगी, अदरवाइज अगला सोचेगा इसमें है ही क्या यार, 3 ही तो लाइन है, लेकिन जब तक फिगर वगैरह बनेगा नहीं पता नहीं चलेगा आपने किया कुछ। ये अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिख दी मैंने, वैसे तो होने के लिए एक बारी में मैं आपको डायरेक्ट बोल सकता था कि जैसे f इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर है, वैसे वो तीसरी साइड जोड़ दो एफ जेड स्क्वायर, लेकिन सेंस अलग है, यहाँ एफ एक्स का कुछ मतलब अलग है, ये एफ एक्स एक सिंगल डायमेंशन है, यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड डबल डायमेंशन है, प्लेन है वो 2D। उम्मीद कर लेता हूँ समझ में आ गया आपको, ठीक है, गुड। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हिच वर्टिसेस आर गिवन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी डायरेक्ट इस पर बनेगा समझने के लिए कि आपको समझ में आई कि नहीं आई कहानी। कुल मिला के मतलब ये है कि वो जो प्लेन है उसको इस बार ट्राइंगल बोल दिया, क्योंकि ट्राइंगल भी तो एक प्लेन ही है, उसको थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया, बोल दिया कि लो ये ट्राइंगल है। देखो आपको ना सारी कहानी, ऐसा नहीं है कि आपको सारी कहानी, आपको तो मैं इवेंट्स निकालना है उसमें से, मैं तो आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ ताकि हमारा कॉन्टेक्स्ट समझ में आए हमें। इधर देखो, जैसे ये एक्स वाई वाई वन जेड वन है, ये x3 y3 z3 है, देखना जरा, और ये है x2 y2 z2, ये इस तरीके से हमारे पास 3 चीजें, 3 कोऑर्डिनेट हैं, वर्टाइसेस गिवन है, उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। आपको खुद नहीं लगता कि जब ये प्लेन नीचे गिरेगा, जब ये प्लेन नीचे गिरेगा यहाँ कहीं गिरेगा तो इसका एक प्रोजेक्शन बनेगा। अभी मैंने सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन निकाला, ऐसे ही तीनों प्लेन पे इसकी प्रोजेक्शन बनेंगे। ये बोल रहा है एरिया क्या होगा ट्राइंगल का, 3 पॉइंट दे रखे मैंने, 3 कोऑर्डिनेट। 2D होता तो निकाल लेते आप, क्योंकि 2D में हम जानते हैं फॉर्मूला वगैरह होता है कुछ हमारे पास। देखो लेकिन अब ये 2D, देखो 2D में एरिया निकालना हम जानते हैं, कितने लोग जानते हैं पता नहीं यार, आप जानते नहीं जानते, इधर आ जाओ। देखो क्या आप लोगों को पता है कि 2D अगर चल रहा होता, कुछ ऐसी सिचुएशन होती कि x1 y1 x2 y2 x3 y3, बचपन में पढ़ा होगा, कभी डिटर्मिनेंट पे पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा, सब जगह हमने पढ़ा होगा। इसका एरिया निकलता है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये पढ़ा क्लास 12th में डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन में। लेकिन 10th में क्या पढ़ा, 10th में पढ़ा हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये 10th क्लास में पढ़ा। ये कुछ और नहीं है, इसी को एक्सटेंड कर दो, कॉलम बन के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, आ जाएगा आंसर। ये तो पढ़ा हमने। तो 2D में एरिया निकालना इज नॉट अ बिग डील, ये हमें आता है। 2D में एरिया निकालना तो हमें बचपन से आता है, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो है वो तो खैर अलग चीज़, उसी से निकला है वैसे, लेकिन 2D में तो एरिया निकालना आता है ना बचपन से। 3D में नहीं आता था, 3D में नहीं आता। मुझे इस एरिया को फाइंड आउट करना है, ये जो ऊपर हवा में टंगा है, ये चिपका नहीं है किसी प्लेन में, टंगा है,
तो ऐसे केस में अब मैंने बोला यार कि कैसे निकालूं, तो मुझे आइडिया आया कि यार मुझे 2D में तो आता है, 3D में नहीं आता, लेकिन 2D का 3D से लिंक आता है। मुझे ये पता है कि अगर मुझे 2D में एरिया पता लग जाए, ये 2D के तो हैं, ये क्या है YZ प्लेन पे एरिया, ये कौन है ZX प्लेन पे, ये कौन है XY प्लेन पे, इन तीनों को ऐड करके स्क्वायर कर दूं तो ये कहाँ निकल जाएगा, 3D में नहीं निकल जाएगा स्पेस में, ये सब 2D में। वाव, समझ में आया, खत्म कहानी। अगर मैं इसके तीनों प्रोजेक्शंस निकाल के स्क्वायर करके ऐड कर लूं, बोलो आंसर नहीं आएगा, बोल दो आज देखी जाएगी, आ जाएगा। बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि इसका नाम होना चाहिए x1 y1 0, x3 y3 0, x2 y2 0? बोलो मैंने क्यों बोला ऐसा? अरे भैया XY प्लेन पे Z एक्सिस 0 होती है, XY प्लेन पर जब आप नीचे गिर गए तो हाइट ही नहीं बची कुछ, इसीलिए इनको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताओ ये क्या हो गया, ये वही तो हो गया जो पीछे एग्जाम्पल दिया, ये वाला टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, बस हो गया खत्म कहानी। मुझे करने की जरूरत है सॉल्व कैसे? बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूं कि इसको क्या बोलूंगा पहले मैं, एक्स वाई पे, तो ये AZ हो गया, AZ की वैल्यू कितनी होगी, हाफ। एक्स और वाई पे डिस्कशन है, x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1, बोलो नहीं है समझ में? सिमिलरली मैं तीनों के नहीं निकाल सकता क्या एक एक करके 1 बाय 1, और तीनों का कैलकुलेट करके स्क्वायर करके ऐड करके फिर स्क्वायर रूट लेके क्या मेरा एरिया नहीं आ सकता? आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देख लो यहाँ सामने मैंने थोड़ा सा आपके लिए बना दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए क्या कहानी। देखो ये ऊपर वाला जो प्लेन है, ये व्हाइट कलर का प्लेन हमारा मेन प्लेन है, जो टंगा हुआ प्लेन है, बाकी सबके सब चिपके हुए प्लेन है प्लेन में। तो बस इसका प्रोजेक्शन जो आपको दिख रहा होगा उसमें देखो सबके z कोऑर्डिनेट गायब हो गए। हाँ, यहां कौन सा कोऑर्डिनेट गायब होगा? YZ प्लेन पे x कोऑर्डिनेट सबका गायब हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है 0, YZ 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 है बस, y1 y2। तीसरे वाले में जो तीसरा वाला आपको दिख रहा होगा ना, ये ZX प्लेन में चिपका हुआ है, तुम तो समझ रख रहे हैं आप मेरे ख्याल से। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि ZX प्लेन में y कोऑर्डिनेट सबका 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट सबका 0 हो गया, ये y कोऑर्डिनेट सबका 0 हो गया। यहां पे थोड़ा सा सही कर लेना, ठीक है? इसे y कोऑर्डिनेट सबका क्या हो गया, 0 हो गया। इसे ठीक कर लेना, करेक्ट नहीं हो, मेरे से इरेज नहीं हो रहा। समझ में आ गया आपको? एक हल्का सा एग्जांपल ले लेते हैं, घर चलते हैं, ठीक है? देखो इधर, देखो यार वीडियो की लेंथ से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा ऐसी सिचुएशन में, पता है आपको? हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। मुझे कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए आप लोगों की तरफ से कि नहीं सर समझ में आ रहा, वीडियो की लेंथ बढ़नी चाहिए, तब मैं मोटिवेट हो पाऊंगा, वरना यूट्यूब का एनालिटिक्स तो कुछ और ही कर देता है हिसाब किताब यार। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। अब बोल रहे देखो, ये एक अपने आप में एक हमारे लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया, क्योंकि हमने आज से पहले 2D तक समझा था, 3D तक नहीं समझा था। तो आप देखो एक बार जब समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ 1 2 3, आपको इसी बहाने क्वेश्चन डायरेक्ट करना, सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है ना? ये और ये हो जाएगा 2 - 1 1। आपको उतनी कहानी नहीं लिखनी, वो तो समझाने के लिए था ना, अब हर समय उतना काम थोड़े ना करोगे। ये सही लिखा मैंने पॉइंट उल्टे पुट्टे लिख दिए। बस देखो कितनी जल्दी हम इसे करेंगे, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। ये B है, ये C है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ, देखो x1 y1 z1, ठीक है, x2 y2 z2, वैसे किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो लेकिन ठीक रहेगा सीक्वेंस में बोलो, x3 y3 z3, ठीक है? ये हो गया। क्या करना है? बहुत सुपर क्लैरिटी है मुझे सुपर क्लैरिटी भैया, निकाल के आया हूँ, डिराइव किया है, कोई याद करके नहीं आ रखा, इसलिए सुपर क्लैरिटी ये होगा। क्या मुझे बता दो, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यार ax = होगा हाफ। ax का मतलब लिखना प्लीज यहाँ पर लैंग्वेज में कि प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ऑन YZ प्लेन। YZ यानी कि सारी चर्चाएं y और z पर टिकी हुई हैं, सारी चर्चाएं y1 y2 y3 और z1 z2 z3 पर टिकी हैं। ये नहीं कि आपने x को इंट्रोड्यूस कर दिया 1 1 1, एरिया ऐसी निकलता है। इसी तरीके से बोल दो आपको कि ay = नहीं पता चल रहा कि हाफ है, ay यानी प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ऑन ZX प्लेन, बहुत क्लैरिटी है। ZX यानी z1 z2 z3, x1 x2 x3। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि x को आगे लिखना है, z को आगे लिखना है, किसी को भी लिख लो, आंसर में नेगेटिव का फर्क होगा, एरिया है पॉजिटिव कर देना। AZ = प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ऑन XY प्लेन, XY प्लेन यानी कि x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1। मुझे वह बताओ, क्या आप इन तीनों वैल्यूज को जो मैंने लिखी हुई ऊपर यहाँ डाल के सॉल्व नहीं कर सकते? नॉर्मल सा डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते? तीनों को निकाल के क्या आप उनको स्क्वायर करके आंसर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो, ये आपके लिए काम, ये आप निकालोगे, ठीक है? ये आप निकाल लोगे। एक और काम बता देता हूँ, हल्का सा एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। इस क्वेश्चन को ऐसा करो, आज आप होमवर्क के करके आओ, वरना अदरवाइज मैं क्या करूँगा, मैंने अभी क्वेश्चंस लेने अगली सीरीज में, अगले लेक्चर में, उसमें इन क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करूँगा। लेकिन आपके लिए होमवर्क है, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। ये 2 क्वेश्चन, अगर आपने 2 क्वेश्चन कर दिए समझ के साथ, फॉर्मूले के साथ नहीं, समझ के साथ,
तो मैं मानूंगा कि आपको समझ में आया। आज की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्लीज़ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, टफ नहीं है, ऐसा नहीं है, समझ एक बार घुस गया बस, यही मैथ्स का फ़ायदा है, ठीक है। हल्के में मत जाने देना, लेकिन उसे फंसोगे फिर आगे जाके। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर जो था ये समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं कि कैसा क्या क्या चल रहा है, तभी मुझे आगे को मोटिवेशन मिलेगा। आगे क्या हमें पता नहीं कितनी सारी बुक्स हमें कवर करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे भी एक तरह का एक फ्यूल मिलता रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।